ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि आम सा दिखने वाला मटर का पौधा इतनी बड़ी गुत्थी सुलझा देगा कि क्यों संतानों में पाए जाने वाले लक्षण अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, या इस दुनिया में पाए जाने वाला हर जीव एक दूसरे से अलग क्यों है। हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम क्लास 12th का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एकल संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और वीडियो के अंत में हम इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं यानी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे के 7 लक्षणों जो एक दूसरे से विपरीत है उन पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, अब ये एकल संकर प्रयोग क्या है या एकल संकर क्रॉस क्या है? तो ऐसा संकरण जिसमें एक युग्म विकल्पी यानी कि एक ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से विपरीत हो, जिन्हें हम एलील भी कहते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे संकरण को हम एकल संकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वो लक्षण कौन से होते होंगे, जैसे कि माना उन्होंने सिर्फ मटर के पौधे की लंबाई को ध्यान में रख करके अपने प्रयोग किए, लेकिन वो पौधे लंबे नहीं होने चाहिए थे सारे, वो विपरीत लक्षणों वाले होने चाहिए थे। जैसे कि यदि एक प्रकार के पौधे लंबे हैं तो दूसरे प्रकार के पौधे जिनके बीच में उन्होंने निषेचन करवाना है वो बिल्कुल ही विपरीत हो, यानी लंबे का विपरीत क्या होगा? बौना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रयोग को मेंडल ने नाम दिया एकल संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह के 7 जोड़े उन्होंने अपने प्रयोग में इस्तेमाल किए। इन लक्षणों को उन्होंने ध्यान में रखा और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या फिर एलील कहते हैं। मेंडल के प्रयोग को यहाँ पर चित्र द्वारा समझेंगे। तो जैसे हमने कहा कि उन्होंने युग्म विकल्पी लक्षणों का आपस में संकरण करवाया, तो यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं कि एक प्रकार के पौधे लंबे पौधे लिए उन्होंने मटर के और दूसरे बौने यानी एक टॉल और एक ड्वार्फ वैरायटी ली और इन दोनों के बीच में संकरण करवाया। और लंबाई को प्रदर्शित करने वाला जो जीन है उसे हमने कैपिटल T लिख दिया है। यह जीन है जो जोड़े में लिखा है, लेकिन मेंडल को तब तक नहीं पता था कि उन्हें जीन कहते हैं या जीन जैसी कोई चीज़ होती है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि एक प्रकार के कारक होते हैं और उन्हीं कारकों की वजह से यानी फैक्टर की वजह से माता पिता से लक्षणों की वंशागति उनकी संतान तक होती है। ठीक है, तो वो हमेशा जोड़े में होते हैं, तो जिन्हें आज के डेट में हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो यहाँ पे लंबे पौधे के लिए हमने कैपिटल T लिख दिया। यदि ये कारक एक समान हो, दोनों एक जैसे हों, तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं या होमोजाइगस कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे T दोनों समान रूप से हैं। और यदि ये दोनों असमान होते यानी एक कैपिटल T होता और एक स्मॉल t होता तो उसे हम विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहते। अब देखिए यहाँ पर हमने बौना पौधा जो था उसके लिए भी हमने कारक लिख दिए हैं और वो लिखे हमने स्मॉल t से। वो मैं आगे बताऊंगी ऐसा क्यों लिखते हैं हम, डी क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ड्वार्फ है तो डी होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे टी लिखा है, तो जानते हैं उसका कारण भी। तो यहाँ पर बौना पौधा है उसमें भी समयुग्मजी कारक हैं और जो लंबा पौधा है उसमें भी समयुग्मजी कारक हैं। तो मैंने दोनों परिभाषाएं मिटा दी हैं, क्योंकि जब एकल संकर क्रॉस पूछा जाएगा तो आपने ये परिभाषा नहीं लिखनी है, वो तो मैं आपको बीच बीच में जो टर्म्स आ रही हैं इंपॉर्टेंट जो अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रही हूँ। जहाँ से मेंडल ने अपने प्रयोग शुरू किए जिन पौधों से, वो पहले पौधों को नाम दिया उन्होंने पितृपीढ़ी या पी जनरेशन मीन्स पेरेंट जनरेशन। तो जो लंबा पौधा और बौना पौधा की पहली पीढ़ी थी वो कहलाई पितृपीढ़ी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि कारकों के बीच कैसे संकर करवाना है। तो कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ पर साथ के साथ लिखते जाना है जिनके बीच में गुणित होता जाएगा या संकरित होता जाएगा। फिर दोबारा से सेम T दूसरे स्मॉल t के साथ, तो फिर से क्या आ गया? कैपिटल T स्मॉल। फिर बारी आती है अगले कैपिटल T स्मॉल t
तो यहाँ पे साथ के साथ हम लिखते रहेंगे टी और फिर से सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से प्रत्येक कारक की बारी 2 बार आती है, ठीक है, और 2 बार वो सेम कारक से फ्यूज नहीं करेगा, अलग अलग से करेगा। और ऐसे ही विपरीत कारकों की जोड़ी को हम विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 जोड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये सारे के सारे विषम युग्मजी कहलाएंगे। और ऊपर जो टी था यानी दोनों एक जैसे थे, वो सबके सब क्या थे, समयुग्मजी। और इस पीढ़ी को हम कहेंगे प्रथम संतति पीढ़ी, संतति मतलब संतान है ना, या फिर F1 जनरेशन। ये मेंडल ने ही इसे नाम दिया था कि पी जनरेशन से प्राप्त जितने भी पौधे थे वो जनरेशन कहलाई F1 जनरेशन। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सारे मटर के पौधे सभी लंबे पौधे थे, उनमें से कोई भी ड्वार्फ नहीं था यानी बौना नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ, बौने क्यों नहीं हुए, जबकि बौना होने के लिए जो कारक उत्तरदायी था स्मॉल टी वो भी इसमें मौजूद था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सभी लंबे हुए। तो उसका कारण भी मैं बता देती हूँ। लक्षण 2 तरह के होते हैं, या कह लो कि जीन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रभावी और एक होते हैं अप्रभावी। प्रभावी लक्षण उन लक्षणों को कहते हैं जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, यानी वो किसी भी प्रकार के जीन के साथ हों वो वही लक्षण प्रदर्शित करेंगे जिसके लिए वो उत्तरदायी हैं। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी है, इसी कारण से ये कैपिटल में लिखे जाते हैं, यानी बड़े लेटर में लिखे जाते हैं जो प्रभावी लक्षण होते हैं। और अप्रभावी लक्षण उन लक्षणों को बोलते हैं जो प्रभावी लक्षणों के साथ में आने से या उनके संपर्क में आने से, उनके जोड़े के साथ में आने से दब जाते हैं, यानी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते। उन लक्षणों को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यहाँ पर अप्रभावी लक्षण जो है वो है बौनापन यानी ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो इसीलिए F1 जनरेशन में जितने भी पौधे थे वो सब के सब लंबे हुए, क्योंकि उनमें जो प्रभावी जीन है कैपिटल टी वो मौजूद था, तो वही जो गुण है वो प्रदर्शित हुआ। और स्मॉल टी क्योंकि वो अप्रभावी था तो वो दब गया, ठीक है। मेंडल ने आगे F1 जनरेशन में पाए गए पौधों के बीच में ही, यानी उन्हीं में से किन्हीं 2 पौधों को लिया और जो कि सारे कैसे थे, सारे लंबे थे। तो F1 जनरेशन के पौधों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, स्वपरागण करवाया, और उसके बाद जो हमें संतति प्राप्त होती है F2 जनरेशन में, वो भी आप आगे देखिए। तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पर कैपिटल टी मिल करके दोनों कारक जो हैं वो होमोजाइगस हैं, यानी कि समयुग्मजी हैं। और दूसरी बार टी स्मॉल टी, ठीक है जी। और तीसरी बार स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन हम पहले कैपिटल टी ही लिखेंगे क्योंकि वो प्रभावी लक्षण का कारक है। अगेन फिर से स्मॉल टी और ये रहा स्मॉल टी, ये दोनों के दोनों जो है वो समयुग्मजी स्मॉल टी हो गए। जो पौधे हैं वो होंगे कैसे F2 जनरेशन में, पहला पौधा लंबा, दूसरा भी लंबा, तीसरा भी लंबा पौधा हुआ, लेकिन अगला वाला लास्ट वाला बौना। अब देखो पहला वाला तो लंबा होना ही था क्योंकि वो दोनों के दोनों समयुग्मजी हैं, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी क्योंकि उसमें कैपिटल टी है तो वो प्रभावी लक्षण है, लेकिन जो चौथा है वो क्या है, बौना। और इनके बीच में 3 लंबे और 1 बौना, यानी कि 3 अनुपात 1 का अनुपात मिलता है यदि एकल संकरण क्रॉस कराया जाए, ठीक है। तो 3 लंबे और 1 बौना, और इसे नाम दिया हमने द्वितीय संतति पीढ़ी या F2 जनरेशन। तो एकल संकर क्रॉस में जब एक गुण को लिया जाता है और उनके बीच में संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में हमें 3:1 का अनुपात मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं। जीन प्रारूप या जिसे हम जीनोटाइप भी कहते हैं,
मतलब कि जो आपके पास संकरण के बाद जो पौधा या जीव प्राप्त हुआ है उसमें जीन की संरचना क्या है, यानी जीन का युग्म क्या है। अब जैसे ऊपर F2 जनरेशन में जो आप देख रहे हैं ऊपर, वहाँ पर 4 प्रकार के पौधे आपको मिले हैं। अब पहला पौधा जैसे कि कैपिटल टी है ना, तो कैपिटल टी में क्या है कि इसका जीन प्रारूप क्या है, समयुग्मजी लंबा पौधा। अब है तो लंबा तो देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी भी है, लेकिन वो विषम युग्मजी लंबा है। अगला है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है कि किसी भी पौधे या जीव की बाहरी संरचना या बाहर उसका जो लक्षण है वो कैसे दिखते हैं, वो आकार की को हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ऊपर वाला ही लें तो जो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप है वो 3 लंबे और 1 बौना है, ठीक है। उनमें से 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौना है। तो इस प्रकार हमने एकल संकर क्रॉस के साथ साथ उससे संबंधित जितनी भी टर्म्स हैं वो भी क्लियर कर ली हैं। किंतु आपके पास अगर एकल संकर क्रॉस का प्रश्न आता है कि चित्र सही समझाइए या पूरा आप उसकी व्याख्या कीजिए, तो स्क्रीन पर दिए गए चित्र के अनुसार ही आपने व्याख्या करनी है और यही चित्र बनाना है। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि चेकर बोर्ड की सहायता से आप एकल संकर क्रॉस का व्याख्या कीजिए, तो सामने जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है वो आपने बनाना है। ये कैसे बनाना है, F1 जनरेशन तक तो सेम एज इट इज़ होगा जो हमने पहले बनाया हुआ है, लेकिन F2 जनरेशन के बाद स्क्रीन पर दिए गए चेकर बोर्ड के समान ही आपने कॉलम और रो बनाने हैं। ऊपर की तरफ जो चेकर बोर्ड की क्षैतिज पंक्तियां हैं उसमें नर तथा खड़ी हुई पंक्तियों में मादा युग्मक के प्रत्येक वर्ग के ऊपर लिखी हुई जीन संरचना का गुणनफल लिखना है। और अंत में आपको फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, लक्षण कैसे थे, 3 लंबे और 1 बौना। और जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप कैसा था, 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौना था। तो इस प्रकार आपने पूरा जो है वो चेकर बोर्ड से भी अपनी व्याख्या कर ली है। अंत में इस पूरे टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब तक यदि आप बने रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट ज़रूर रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।